तो हेलो कक्षा 10 के बालकों और बालिकाओं, आज देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर और हाइड्रोकार्बन्स का फर्स्ट लेक्चर, जो कि है एल्केन्स के ऊपर। एल्केन्स के इंट्रोडक्शन में तीन बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो एल्केन्स हमारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं। दूसरी बात, एल्केन्स हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तीसरी बात, एल्केन्स हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। ये तीन बातें आपको एल्केन्स के बारे में पता होनी चाहिए क्योंकि ये पूछी भी जाती हैं और इन्हीं से रिलेटेड हमारा एल्केन्स पूरा रहेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। यानी कि देख लीजिए 3S, S फॉर सिंगल बॉन्ड, S फॉर सैचुरेटेड, S फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहीं पर जो हमारे एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं वो डबली बॉन्डेड होते हैं और ट्रिपली बॉन्डेड होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या दूसरा भी कोई ग्रुप हो सकता है, और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और सब्स्टिट्यूशन की जगह वो लोग एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। इसलिए एल्केन्स के लिए ये आप तीन बातें याद रखिएगा। एल्कीन्स और एल्काइंस तो हमारे अलग होते हैं। तो एल्केन्स लर्न हो गया, उसके बाद आपको एल्कीन्स और एल्काइंस लर्न करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। अब देखते हैं इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है, एल्केन्स का बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए एल्केन्स का बॉन्ड स्ट्रक्चर यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जो कुछ बताया है उसमें जो आपको लर्न करना है वो ये है कि एल्केन्स हमारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और क्या कहते हैं, जो बॉन्ड एंगल होता है एल्केन्स में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का वो होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपके सिलेबस में मेथेन और एथेन दिए हैं, दो एल्केन्स, मेथेन और एथेन दो एल्केन्स दिए गए हैं। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेथेन। मेथेन को हमारे मार्श गैस बोला गया है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। मेथेन को मार्श गैस कहते हैं और मेथेन को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ये क्यों कहते हैं ये भी देख लेते हैं। मार्श मतलब होता है कीचड़, मिट्टी या फिर वेट लैंड। ठीक है, तो लैंडफिल्स जानते होंगे, जहां पर कचड़े को डंप करते हैं। सिटी से बाहर एक दूर प्लेस होती है, लैंड होता है, खाली लैंड, जहां पर हम लोग डंप करते हैं। तो वहां से हमारी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। इसलिए हम लोग मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं क्योंकि ये मार्शी एरियाज में मिलती है। ठीक है, दूसरी बात, ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? तो ग्रीन हाउस गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस में जो मेथेन होती है वो हमारी हीट एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हीट एब्जॉर्ब करने के लिए मेथेन रिस्पॉन्सिबल होती है। देखिए आपको पता होगा कि जो सन है वो रेडिएशंस हमारी अर्थ में फेंकता है। ठीक है, अर्थ के अंदर सन से हीट आती है और जो वो हीट होती है वो हमारी अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन जो मेथेन होती है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सन जो होता है वो हीट तो हम लोग को बराबर भेज रहा है, लेकिन जितनी हीट अर्थ को, अर्थ भी उतनी हीट वापस भेज रही है, जितनी सन से आ रही है उतनी ही जा रही है। लेकिन जो मेथेन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो थोड़ी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मेथेन थोड़ी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो मेथेन हमारी एक तरीके से हार्मफुल गैस भी है। ठीक है, तो मार्श गैस और ग्रीन हाउस गैस का मतलब समझ में आ गया। अब आ जाते हैं मेथेन के प्रेपरेशन पर। ठीक है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखते हैं मेथेन का। लैब प्रिपरेशन देखते हैं मेथेन का। तो क्या होता है कि हम लोग सोडियम एथेनोएट की रिएक्शन सोडा लाइन से करा देते हैं और उसको हीट कर देते हैं 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर पर। तो हम लोगों की इससे मेथेन गैस फॉर्म हो जाती है। ठीक है, क्या करते हैं, सोडियम एथेनोएट लेते हैं, सोडियम एथेनोएट लेते हैं और सोडा लाइम लेते हैं
और उसको हम लोग रिएक्ट करा के 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने सोडियम एथेनोएट लिया और सोडा लाइम लिया और उसको 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट कर दिया। देखिए क्या होता है, इससे मेथेन गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। ये होता है CH3COO सोडियम एथेनोएट, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं सोडा लाइम। Na2CO3 और हमारी CH4 मेथेन गैस बन जाती है। यहाँ पर हम लोग मेथेन गैस का करेक्शन डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से करते हैं। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से हम लोग मेथेन गैस का कलेक्शन करते हैं। ये इसलिए करते हैं, अभी बताता हूँ, रुकिए। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से क्यों करते हैं ये भी बताता हूँ। देखिए सोडियम एथेनोएट की रिएक्शन हम लोग सोडा लाइम से, ये है सोडियम एथेनोएट और सोडा लाइम, इसको कर दिया हीट, मेथेन गैस निकलती है जो कि हमारी है इम्प्योर है मेथेन गैस निकलती है। यहां से होता है उसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, और यहां पर आकर हमारी प्योर मेथेन गैस बन जाती है। ठीक है, इतना ये प्रोसेस समझ में आया कि इसको हीट करते हैं और यहाँ पर मेथेन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए अब रिएक्शन देख लीजिए, CH3COO Na प्लस NaOH CaO की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और CH4 हमारी मेथेन गैस बनती है। ठीक है, अब देखिए कि हम लोगों ने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर क्यों किया था। तो हम लोगों ने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इसलिए किया था क्योंकि जो हमारी मेथेन गैस होती है एयर से लाइटर होती है। हमारी मेथेन गैस एयर से लाइटर होती है। और दूसरी चीज CH4 मेथेन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो जो हमारी मेथेन होती है वो वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होती है। ठीक है, और मेथेन हमारी एयर से लाइटर होती है। समझ में आई बात? ठीक है, मेथड समझ में आ गया। अच्छा एक और चीज, NaOH हम लोगों ने यूज किया था जो कि हमारा डेलिक्विसेंट है। NaOH हम लोगों ने यूज किया था जो कि हमारा डेलिक्विसेंट है। ठीक है, डेलिक्विसेंट का मतलब होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। तो जब NaOH हमारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा तो सोडा लाइम अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है। तो सोडा लाइम को हम लोग ड्राई रखने के लिए CaO का यूज करते हैं, कैल्शियम मोनोऑक्साइड। ठीक है, NaOH को हम लोग ड्राई रखने के लिए कैल्शियम मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं और इस मिक्सचर को हम लोग सोडा लाइम कहते हैं। बात समझ में आई? NaOH को ड्राई रखने के लिए, NaOH डेलिक्विसेंट है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो इसको सूखा रखने के लिए हम लोग कैल्शियम मोनोऑक्साइड यानी कि CaO का यूज करते हैं जो कि हमारा एक बहुत गुड ड्राइंग एजेंट है। ठीक है, बात समझ में आई? CaO हमारा गुड ड्राइंग एजेंट है, इसलिए तो CaO हमारा NaOH को ड्राई रखता है। ठीक है, और इसीलिए ये होता है हमारा सोडा लाइम। CaO हमारा NaOH को ड्राई रखता है। CaO हमारा एक बहुत अच्छा ड्राइंग एजेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि मेथेन हमारी एयर से लाइटर होती है और मेथेन स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर में। NaOH का CaO का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि NaOH हमारा डेलिक्विसेंट होता है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। CaO हमारी एक ड्राइंग एजेंट है अच्छी, जो कि NaOH को ड्राई रखने में हेल्प करती है। ये बात समझ में आ गई? एक और मेथड होता है जिससे हम लोग एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी क्लास 11 में बहुत अच्छे से बताई जाएगी, लेकिन अभी इसका सिर्फ ऊपर ऊपर से दिया गया है बेसिक्स, तो वो देख लीजिए। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, CH3Cl की रिएक्शन हम लोग सोडियम मेटल से करा देते हैं। CH3Cl की रिएक्शन हम लोग सोडियम मेटल से करा देते हैं। यहाँ पर हम लोगों को C2H6 और 2NaCl, 2CH3Cl, ठीक है, बैलेंस है ना।
हाँ बैलेंस। देखिए CH3Cl लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम से करा देते हैं, C2H6 जो कि हमारा एथेन है, C2H6 जो कि हमारा एथेन है वो बन जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, CH3Cl की रिएक्शन सोडियम से करा दी, एथेन बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, देखिए कैसे होता है। यहां पर क्या होता है कि पहले तो इसकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन। क्या कराते हैं, वुड्स रिएक्शन, यानी कि जब सोडियम की मेटल पे किसी भी एथेन क्लोरेट को, सॉरी सोडियम की रिएक्शन जब हम लोग एल्किल हैलाइड से करा देते हैं, ये हमारा एल्किल हैलाइड है, क्या है ये हमारा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल यानी कि CH3 ग्रुप हो गया और हैलाइड यानी कि ये हमारा हो गया हैलोजन। ठीक है, तो जब हम लोग सोडियम की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमारी एथेन गैस बनती है। देखिए वुड्स रिएक्शन की प्रिपरेशन, वुड्स रिएक्शन हम लोग एल्केन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, वुड्स रिएक्शन हम लोग एल्केन के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एल्केन के अंदर हमारे ऑड नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि 1 प्रेजेंट है, तो एल्केन ऑड नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए वुड्स रिएक्शन हम लोग एल्केन की प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। वुड्स रिएक्शन को हम लोग एथेन की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग सोडियम मेटल से करा देते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और हम लोगों को यहाँ पर हमारी एथेन मिल जाती है। ठीक है, बात समझ में आई। वुड्स रिएक्शन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं एल्केन्स को। तो अगर मेथेन की रिएक्शन लिखने को आए तो आपको वही लेबोरेटरी प्रिपरेशन लिखना है, लेकिन अगर एल्केन की लिखने की आई तो अगर आपको ये वाली रिएक्शन आसान लग रही है तो आप ये वाली भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एल्केन्स की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर जो हमारे एल्केन्स होते हैं कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल नहीं होते हैं, या आप ये कह लीजिए नेग्लिजिबली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर हमारे एल्केन्स। ठीक है, ये हो गई हमारे एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखिए क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब जब एक हैलो ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप से या दूसरे किसी हैलो ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक जगह पर दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे टीचर नहीं होते सब्स्टिट्यूशन लग जाता है उनका, तो एक जगह के प्लेस में किसी दूसरे जगह को किसी दूसरे ग्रुप को भेज दिया, वो हमारी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे को भेज दिया, वो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तीसरी चीज कंबशन रिएक्शन। व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज द बर्निंग ऑफ एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी हम लोग किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वो होता है हमारा कंबशन। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने ले लिया मेथेन, ये तो चलिए बाद में बताता हूँ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, यहां पर लिया हम लोगों ने मेथेन, उसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दी Cl2 से, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, उसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दी क्लोरीन से, और यहां पर हम लोगों को मिल गया CH3Cl प्लस HCl। देखिए कैसे होता है, CHH प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहां पर मिल गया हम लोग को CH3Cl, CH3Cl और HCl। कैसे मिलता है, देखिए यहां पर हम लोगों का एक हाइड्रोजन पहले से लगा था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है
उसमें एक जगह को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और यहाँ पर Cl लग गया, हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ पर Cl लग गया, ये क्या हो गया CH3 और Cl, CH3Cl यहाँ पे बन गया और Cl यहाँ पर एक बचा था, तो जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा था वो इस वाले Cl के साथ ऐड हो जाएगा और HCl बना देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये थी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। आइसोमर्स मैंने आपको बताए थे, compounds having same structure, same molecular formula but different structural formula are called isomers, and the phenomena of forming such compounds is known as isomerism. Isomers क्या होते हैं? Isomers are the compounds which have same molecular formula but different structural formula, and the formation of such compound is known as isomerism. ठीक है, ये बात समझ में आई। देखिए आइसोमर्स कैसे बनते हैं। अगर पूछा जाए हम लोगों से ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाइए, ब्यूटेन के मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि चार कार्बन है और एन है, तो एल्केन का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, तो CnN4 है, H2n यानी कि 2 4 8 + 2 10, C4H10। तो ये कैसे बनेगा ब्यूटेन, C4H10 ऑटोमेटिकली आ जाएगा 10, कोई उसमें इधर उधर जोड़ने की जरूरत नहीं है। H H H H H H, ये देखिए C4 और H10 हो गया। ये है हमारा नॉर्मल ब्यूटेन, जिसको हम लोग N ब्यूटेन भी कहते हैं। ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है। अब अगर इसका हम लोगों को आइसोमर बनाना है तो क्या करेंगे, एक ये वाला CH3 ले लेंगे, ये क्या है CH3 तो है, इसको लेके यहाँ नीचे लगा देंगे और बाकी पूरा वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, देखिए कैसे, कार्बन 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 CH3 H H H H H H H। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, इस वाले CH3 को लेके उसके नीचे ले आए और बाकी पूरा वैसे ही लिख दिया। अब देखिए फॉर्मूला दोनों का सेम है, ये भी ब्यूटेन है ये भी ब्यूटेन है, देख लीजिए 4 कार्बन है और हाइड्रोजन भी 10 है दोनों में। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे ब्यूटेन है, लेकिन देखिए स्ट्रक्चर अलग हो गया, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ना। यहाँ पर जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन थी उसमें 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर हमारी लॉन्गेस्ट चेन में 3 प्रेजेंट होंगे, चाहे इधर से देख लीजिए ऐसे, चाहे इधर से देख लीजिए, चाहे ये सीधी वाली। ठीक है, 3 यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। अब ये जो हमारा बना है ये हमारा आइसोब्यूटेन होगा, ये हमारा आइसोब्यूटेन होगा। बात समझ में आई, ये हमारा आइसोब्यूटेन होगा। अब क्या करते हैं, एक और इसका स्ट्रक्चर बन सकता है ब्यूटेन का, क्योंकि 3 होते हैं, है ना। तो जैसे हम लोगों ने पहले वाले में एक CH3 ग्रुप को उठा के नीचे लगा दिया था, वैसे ही हम लोग 2 CH3 ग्रुप को उठा के नीचे लगा सकते हैं। इसी के नीचे CH3 लगा दिया और इसके नीचे भी CH3 लगा दिया और यहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। यहाँ पर जितनी भी जगह खाली आपको दिखा करें, कभी भी स्ट्रक्चर बनाते वक्त वहाँ पे हाइड्रोजन अपने आप से ऐड हो जाता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, इसलिए वो अपने आप ऐड हो जाता है। ठीक है, ये हमारे CH3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन, यानी कि ये हमारा हो गया, पहले वाला स्ट्रक्चर जो था वो हम लोगों को नॉर्मल ब्यूटेन था, दूसरा हो गया आइसोब्यूटेन, ये हो गया हमारा नियोब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया हमारा नियोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के हम लोगों के 3 आइसोमर्स बन सकते हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा आइसोब्यूटेन, तीसरा नियोब्यूटेन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और देखिए अब देखते हैं पेंटेन का। पेंटेन के लिए सेम चीज, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन 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 H H H H H H H H H। ठीक है, ये है हमारा पेंटेन। 5 इसमें दिए गए हैं कार्बन और 12 इसमें हमारे हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक ये वाला CH3 ग्रुप ले लिया,
इसको उठा के यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला CH3 ग्रुप ले लिया, इसको उठा के यहाँ पर लगा दिया, ये वाला CH3 ग्रुप ले लिया, इसको उठा के नीचे लगा दिया। जब 3 जगह लग जाएंगे ऑलरेडी तो उसके बाद लगने की जगह नहीं बचेगी। तो इस तरीके से हमारे पेंटेन के आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। CH3 ग्रुप उठाया, CH3 ग्रुप को कंबाइन किया और उसको उठा के नीचे लगा दिया, या ऊपर भी आप लगा सकते हैं। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि हम लोगों को नॉर्मल पेंटेन के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन काउंट कर लीजिएगा हाइड्रोजन और कार्बन के नंबर में चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ये होता है हमारा आइसोमेरिज्म एल्केन के अंदर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रॉपर्टी है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एक हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है एल्केन की। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन केमिकल प्रॉपर्टी है एल्केन की, जिससे एल्केन हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है। यानी कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो भी हमारा एल्केन है उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे, उसमें हम लोग ऑक्सीजन ऐड करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है तो डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये हमारा एल्कोहल्स बनाएगा, एल्डिहाइड्स बनाएगा, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है तो जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो एल्कोहल्स बनाते हैं, एल्डिहाइड्स बनाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ये बात समझ में आ गई। देखिए कैसे बनाते हैं। एल्केन लिया CH4, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी। ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, लेकिन बस एक बार आप इसको समझ लीजिए। कॉपर ट्यूब से पास कराया इसको, 475 केल्विन टेम्परेचर लेके इसको कॉपर ट्यूब से पास कराया। क्या बना? 2CH3OH। क्या है ये? हमारा एल्कोहल है, OH ग्रुप लगा है यानी कि एल्कोहल है। दूसरा देखिए, CH4 की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई मोलिब्नियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। मोलिब्नियम ऑक्साइड यहाँ पर हम लोगों ने कैटलिस्ट यूज किया, मोलिब्नियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करा दी तो CHOH बन गया, ठीक है। और क्या बना? वाटर बन गया। ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड है, फॉर्मा एल्डिहाइड है, ठीक है। उसके बाद देखिए CH4 की रिएक्शन हम लोगों ने फिर से ऑक्सीजन से करा दी। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कैटलिस्ट होता है और ऑक्सीजन होता है, उसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है वो हमारी होती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जो कि इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हम लोगों ने कैटलिस्ट ले लिया मैग्नीज और यहाँ पर मिलता है 2HCOOH, जो कि है हमारा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ओइक एसिड है। यहाँ पर लग गया वाटर, तो HCOOH मिल गया यहाँ पर, यानी कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी तरीके से मेथेन की रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन से कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलते हैं जैसे कि एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं स्लोली जब हम लोग कंबशन कराते हैं। ये था कंबशन, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन। देखिए स्लो कंबशन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग बर्निंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस हमारा कंबशन से धीमे होगा। ये जो हमारा स्लो कंबशन होता है इसको हम लोग एक कैटलिस्ट कह सकते हैं, उसकी प्रेजेंस में कराते हैं K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में हम लोग ये कराते हैं। और जैसे कि हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं और उसमें हम लोगों को एल्केन की कराते हैं तो उसमें हम लोगों को एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हम लोगों ने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराया है। देखिए एल्केन का कराया, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है और K2Cr2O7। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब है कि यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन ली गई है, तो जितनी ऑक्सीजन
इस रिएक्शन में रिक्वायर्ड है उतनी ऑक्सीजन यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स फिक्स नहीं करेंगे कि 3 मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है या 10 मॉलिक्यूल है। यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी एल्केन की रिएक्शन कराने के लिए, उतने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हम लोगों को नेसेंट ऑक्सीजन से मिल जाएंगे। यहाँ पर जब रिएक्शन कराई, मिल गया हम लोगों को अल्कोहल। इस अल्कोहल की हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में K2Cr2O7, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड मिल जाएगा। इस एल्डिहाइड की जब हम लोग रिएक्शन करा देंगे नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में K2Cr2O7, तो हम लोगों को यहां पर क्या मिल जाएगा? जब K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करा देंगे, मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे से करके ये रिएक्शन बढ़ती रहती है और लास्ट में जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करा देंगे K2Cr2O7 से, ये रिएक्शन सिर्फ आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, कंबशन वगैरह वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड्स में पूछी नहीं जाती है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन फर्दर कराते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है। यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसको देख लीजिए, एल्केन की रिएक्शन हम लोगों ने कराई पोटेशियम डाइक्रोमेट से, अल्कोहल मिला। अल्कोहल की कराई तो एल्डिहाइड मिला, एल्डिहाइड की कराई कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर मिला। ठीक है, वैसे ही हम लोगों ने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में जब हम लोगों ने कॉपर ट्यूब से पास कराया था तो अल्कोहल मिला था। फिर हम लोगों ने मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज किया था तो हम लोगों को एल्डिहाइड मिला था। और जब हम लोगों ने मैग्नीज यूज किया तो वहां पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। ठीक है, इसी तरीके से ये रिएक्शन होती है। अब देख लेते हैं लास्ट टॉपिक जो कि है एल्केन्स का, वो है इसके यूजेस। एल्केन्स के यूजेस देख लीजिए। एल्केन्स में हमारे यहाँ पर मेथेन और मेथीन दिए गए हैं, दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही यूज है, दोनों ही एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज होते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल्स यानी कि जो डोमेस्टिक एरिया से फ्यूल हमारे प्रोड्यूस होते हैं, वो वाले फ्यूल्स, जैसे कि खाद वगैरह में फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और मेथेन का दूसरा यूज हमारा है, काफ़ी कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिन कंपाउंड्स का हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि एथीन का एक कंपाउंड मुझे याद आया है, पॉलीथीन। पॉलीथीन घर में यूज़ करते हैं, पन्नी। तो एथीन हम लोग के पास होगा तो उसी से हमारी पॉलीथीन बनती है। ठीक है, एथीन ही जो होता है वही हमारी पॉलीथीन होती है। तो एक तो इनका यूज होता है डोमेस्टिक फ्यूल्स का, अभी फिलहाल वो एथीन का था, ये एल्केन्स की बात हो रही है। एल्केन्स के भी काफ़ी कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। एल्केन्स के काफ़ी कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। और मेथेन और एथेन हमारे उन कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। मेथेन और एथेन हमारे उन कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहला यूज हो गया, ये डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज होते हैं। दूसरा, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मैनी कंपाउंड्स, मैनी यूजफुल लिख देते हैं, काफी यूजफुल कंपाउंड्स के लिए ये की प्रिपरेशन के लिए ये हम लोग इनका यूज करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कितनी कॉमन गैसेस हैं ये दोनों, इन दोनों के काफ़ी यूजेस होते हैं। तो हम लोग एल्केन्स का यूज़ करके इन गैसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एल्केन्स। एक क्विक रिवीजन एल्केन्स का जल्दी से ले लेते हैं। ठीक है, एल्केन्स जो कि हमारे 3s वाले होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। बॉन्ड एंगल इनका 109.5 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। 3s सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं और सिंगल बॉन्डेड होते हैं। मेथेन हमारी मार्श गैस भी होती है और ग्रीन हाउस गैस होती है, इसको सिर्फ आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपका बहुत ही ज़्यादा इच्छा है, दिमाग में क्षमता है पचाने की, तो ये याद कर लीजिए कि मार्श गैस यानी कि कीचड़ वगैरह में पाई जाती है, इसलिए इसको मार्श गैस कहते हैं।
और ग्रीन हाउस गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी हीट को एब्जॉर्ब करती है और अर्थ से बाहर नहीं जाने देती है। लैब प्रिपरेशन कैसे करते हैं? सोडियम एथेनोइड CH3COONA में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं CaO की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हम लोग को क्या मिल जाता है Na2CO3 और CH4। ठीक है, तो ये था हमारा मेथेन का प्रिपरेशन। और दूसरा प्रिपरेशन वुड्स रिएक्शन भी होती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने सोडियम कैल्शियम मोनोऑक्साइड क्यों यूज किए गए हैं? तो कैल्शियम मोनोऑक्साइड इसलिए यूज किया है ताकि NaOH जो होता है वो हमारा डेलिक्विसेंट होता है और एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को। तो CaO एक अच्छा ड्राइंग एजेंट है जो कि NaOH को ड्राई रखने में हेल्प करता है। ठीक है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर क्यों किया गया है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारी मेथेन होती है वो वाटर में बहुत ही ज़्यादा कम सॉल्युबल होती है, और दूसरी चीज एयर से हमारी मेथेन लाइटर होती है। ठीक है, एयर से हमारी मेथेन हल्की होती है, तो इसलिए हम लोगों ने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर यूज किया है। प्रॉपर्टीज कलरलेस, ऑर्डरलेस और नेग्लिजिबल वाटर सॉल्युबल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं और हमारी कंबशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, यानी कि बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन यानी कि देखिए जब उसकी रिएक्शन हम लोग कॉपर ट्यूब से कराते हैं एल्केन्स की रिएक्शन, तो हम लोगों को एल्कोहल मिल जाता है। फिर हम लोग एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हम लोगों को एल्डिहाइड मिल जाता है। फिर हम लोग जब उसकी रिएक्शन मैग्नीज से कराते हैं तो हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ये सब बातें समझ में आ रही हैं? और एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो गया, उसके बाद कंबशन, स्लो कंबशन में कुछ नहीं है, एल्केन नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में K2Cr2O7 उसकी प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन करा दी, मिल गया एल्कोहल, एल्कोहल की फर्दर रिएक्शन करा दी, मिल गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की फर्दर रिएक्शन कर दी, मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्दर रिएक्शन कर दी तो मिल गया हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, यूजेस डोमेस्टिक फ्यूल होता है, प्रिपरेशन ऑफ मैनी कंपाउंड्स में यूज होता है। मैनी कंपाउंड्स यानी कि जो काफ़ी कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे यूजफुल होते हैं डे टू डे लाइफ में, तो मैथेन और एथेन का हम लोग यूज कर लेते हैं इन सब कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा एल्केन। होप सो आपको समझ में आया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, नोट्स को पढ़ के अच्छे से अपनी बोर्ड की परीक्षा दे लेना। धन्यवाद।